required to remove electron from the वैलेंस सेल की स्पेलिंग होती है बेटा ये VALENCE वैलेंस सेल of an isolated gaseous atom from its ground state. Minimum amount of energy required to remove electron from the valence cell of an isolated gaseous atom from its ground state is called ionization enthalpy. It is denoted by delta I H naught or IE. It is denoted by delta I H naught or IE. अब इसका मतलब क्या है बेटा? ये हमारे पास में कोई एटम है, अब ये जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ना, इसको अपन वैलेंस सेल कहते हैं। तो वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे लूजली बाउंडेड होता है न्यूक्लियस के साथ। तो आप जब हीट करोगे तो सबसे पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर के बाहर निकल जाएगा। तो इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। समझ गए? तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट। यहाँ पर ये दो तीन वर्ड हैं जो हमें परेशान कर सकते हैं। आइसोलेटेड गैसियस एटम और दूसरा ग्राउंड स्टेट। ये दो नए टर्म हैं यहाँ पे। आइसोलेटेड कहते हैं अकेला, जब कोई पार्टिकल क्रिस्टल में है। ये पार्टिकल क्रिस्टल के अंदर है। अब आप इस एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहेंगे तो क्या आप ये स्पेसिफाई कर पाएंगे कि आप जो एनर्जी दे रहे हैं वो सिर्फ यही दे रहा है? आप जो एनर्जी दे रहे हैं तो सिर्फ यही एटम ले रहा है, ये स्पेसिफाई कर पाएंगे? आपके घर वालों ने आपके लंच में 10 सैंडविच बना के रख दिए हैं, तो क्या घर वाले एंश्योर कर पाएंगे कि घर स्कूल में जाके तुम अकेले ही खाओगे उसे? अगर पूरी क्लास में खुलेगा तो तुम्हें सिर्फ एक ही मिलेगा। एग्जैक्टली है कि नहीं? आप अगर 10 सैंडविच लेके जा रहे हैं तो आप ये थोड़ी समझेंगे आप 10 खा लेंगे, नहीं, आपको एक ही मिलेगा। आप चाहे 2 ले जाओ या 1 ले जाओ। 1 ले जाओगे तो अकेले खा लोगे, 10 ले जाओगे तो एक आपके हाथ में होगा, वो आपका होगा। अगर ज्यादा गहरी दोस्ती नहीं है तो, और वो भी है तो फिर वो भी छीन के चला जाएगा। यहाँ पर भी कंडीशन ये है कि अगर आप पूरे ग्रुप में आप हीट एनर्जी दे रहे हो तो ये कैसे इंश्योर करोगे कि हम जो एनर्जी दे रहे हैं सिर्फ यही दे रहा है, ये बिल्कुल नहीं पार्टिसिपेट कर रहे, हो ही नहीं सकता। आप जो हीट देंगे वो सभी एटम्स को मिलेगी। यानी आप इंडिविजुअल एक एटम को कितनी एनर्जी दी गई है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए डिसाइड नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप क्या करेंगे, आप अपना लंच लेकर के अलग चले जाएंगे एक काम। अब आपको जो एनर्जी मिल रही है वो आपकी खुद की एनर्जी है भाई साहब, आपको ही दी जा रही है, कोई दूसरा उसको नहीं दे रहा है। यानी आप अपने लंच को लेकर के दूसरे कमरे में चले जाए जहाँ पे कोई नहीं हो, तो आप बैठ के आप सारा का सारा सैंडविच खुद खा सकते हैं, वरना यहाँ पॉसिबल नहीं था। तो ये कंडीशन वही है। आइसोलेटेड का मतलब है फ्री फ्रॉम द क्रिस्टल, क्रिस्टल से अलग। क्रिस्टल से अलग ले गए, अब क्या करोगे आप? उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी दे रहे हो। कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा? जो सबसे बाहर वाला है। कई बार ऐसा होता है कोचिंग वगैरह में लड़ाइयाँ होती हैं, तो लड़ाई तो 3 में ऐसे होती है, जड़, जोरू और जमीन। जड़ तुम्हारी कोई ऐसी है नहीं, और जमीन के ऊपर तुम लड़ोगे नहीं अभी। तो लड़ाई किस बात को होती है सब जानते हैं। क्या है, बाहर में कुछ लड़के आते हैं और वो यहाँ पे
क्लास में बैठे हुए बच्चों को कूटते हैं, जब इसकी कुटाई हो रही होती है तो एक आध थप्पड़ आस पड़ोसी में ही पड़ जाता है। इसीलिए होता क्या है, जब ऐसे कोई सिचुएशन आती है तो लोग क्या कहते थे, ले जाए इसे बाहर ले जाए, आराम से कूटियो। अब इसको खींच के बाहर ले गए, अब जो एनर्जी देंगे वो सिर्फ इसको मिलेगी, इन पे कोई इफेक्ट नहीं करेगी। ये है आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब उसे तब तक एनर्जी दे रहे हैं, दे एनर्जी जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकले। पहला इलेक्ट्रॉन निकले समझो फर्स्ट आयनाइजेशन हो गया, दूसरा निकला सेकंड आयनाइजेशन हो गया। तो आप जिस इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं वही उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बोली जाएगी। तो किसी एटम के वैलेंस शेल से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो उसे बोलोगे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब एक निकाल दिया, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसको क्या बोलेंगे, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। फिर दूसरा निकालने के बाद तीसरा निकालोगे, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड निकालने के बाद और निकालोगे तो निकलेगा ही नहीं, तो 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते। समझ गए? पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी आराम से हो जाती है, मतलब कम एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। लेकिन सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी होती है। पहले कितनी दे रहे हैं, मान लो 50 जूल, तो दूसरे के लिए देनी होगी 80 जूल, तीसरे के लिए देनी होगी 150 जूल। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा हो जाने से साइज छोटा हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। किसी व्यक्ति घर से एक बार चोरी हो जाए तो फिर तो घर में 3 ताले डाल देगा, एक चैनल लगा देगा, शटर लगा देगा, सिक्योरिटी और बढ़ा देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ जाता है, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। तो हमेशा क्या देखा जाएगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से सेकंड ज्यादा होगी और सेकंड से थर्ड ज्यादा। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, मैंने आइसोलेटेड गैसेस एटम की बात बताई, क्या होता है आइसोलेट, कहते हैं अकेला, मतलब फ्री फ्रॉम द। अब जो एनर्जी दोगे वो पर्टिकुलर इसी एटम की होगी, उसी में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई है। तो जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। अब बात आती है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो, कोई चार्ज नहीं है तो वो ग्राउंड स्टेट में। अगर उसके ऊपर कोई चार्ज है तो वो एक्साइटेड स्टेट में आ गया। तो डेफिनेशन आपको याद रहेगी, क्या है एक बार बोलो। इंटेलिजेंट पर्सन होंगे, बहुत जल्दी जवाब देंगे इसका, बताओ। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन isolated gaseous atom from its ground state। समझ में आ गया क्या है, बोलो महेंद्र बाबू। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन isolated gaseous atom from its ground state is called ionization enthalpy। कैसे नोट करेंगे, डेल्टा आई एच नॉट। डेल्टा होता है चेंज, आई हो गया आयनाइजेशन, एच होता है एंथैल्पी, नॉट होता है स्टैंडर्ड। हर चीज का मतलब है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ आयनाइजेशन, इसका पूरा मतलब ये हो गया। जल्दीबाजी बोल देते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, एक और बात क्या बताई थी मैंने इसमें आपको, कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा कम होगी, सेकंड उससे ज्यादा होगी, थर्ड उससे भी ज्यादा। अच्छा, तीसरी बात क्या है, ऊपर से नीचे चलने पर साइज बढ़ता है कम होता है, पक्का। साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो कम होगा या ज्यादा होगा, भाई जितनी दूरी बढ़ेगी मोहब्बत उतनी कम हो जाएगी। न्यूक्लियस से जितनी दूर जाएंगे उसका अट्रैक्शन उतना, अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा किल्लत नहीं होगी, ज्यादा परेशानी नहीं होगी, आराम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा।
इसका मतलब ऊपर वालों का आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगा, नीचे वालों का लो होगा। रीजन क्या है? नीचे वालों का साइज बड़ा है, ऊपर वालों का साइज छोटा, साइज ज्यादा अट्रैक्शन, बड़ा साइज है कम अट्रैक्शन। पक्का? अच्छा लेफ्ट टू राइट चले तो, हेलो, लेफ्ट टू राइट चले तो क्या होगा? एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगा। देखना जरा लास्ट कोने में कौन बैठा है पीरियोडिक टेबल के? पीरियोडिक टेबल के लास्ट में कॉर्नर पे कौन बैठा है? हीलियम दिख रहा है मुझे, तो इसका मतलब हीलियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा किसका है? हीलियम का। किसका? हीलियम का। कहाँ पड़ा होता है? नोबल गैस तो है लेकिन एक ही शेल है उसमें, 2 इलेक्ट्रॉन है। नोबल गैस होने के बावजूद भी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं हो पाएगा। उसका साइज अगर आप देखोगे तो ये न्यूक्लियस है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो इनमें रिपल्सन उतना ज्यादा नहीं होता। बाकी नोबल गैसेज में 8-8 इलेक्ट्रॉन है तो उनमें रिपल्सन होता है, इसीलिए वो साइज एक्सपेंड हो जाता है। समझ गए? अच्छा सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी? सबसे बड़ा कौन है? सीजियम है हमारा सबसे बड़ा साइज में, तो सबसे बड़ा सीजियम होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी। बात क्लियर हो गई? सबसे छोटा कौन? अनुष्का, सबसे छोटा कौन है? हीलियम, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा हीलियम की, और सबसे बड़ा कौन है? सीजियम, तो सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी। ऊपर से नीचे चलेंगे तो क्या वेरिएशन होगा? ऊपर से नीचे चलेंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, और लेफ्ट टू राइट हालत बढ़ेगी। पक्का? सोच लो एक बार, कार्बन और ऑक्सीजन को कंपेयर करवा रहा हूं मैं। कार्बन ऑक्सीजन में किसकी ज्यादा होगी? ऑक्सीजन की होगी। लेफ्ट से राइट बढ़ तो रहा है, अरे लेफ्ट से राइट साइज छोटा हो रहा है तो आयनाइजेशन बढ़ेगा नहीं। कार्बन पहले आ रहा है, ऑक्सीजन बाद में आ रहा है। ऑक्सीजन का साइज छोटा है, छोटा साइज है तो ज्यादा वैल्यू होगी। समझ में आ गया बराबर? चलिए लिखिए तो इस बात को लाइन चेंज करके, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, on moving down the group, atomic size increases, on moving down the group, atomic size क्या हो रहा है? Increases, that's why on moving down the group, atomic size क्या हो रहा है भाई? Increases, that's why ionization enthalpy decreases, that's why ionization enthalpy decreases। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, on moving left to right in a period, on moving left to right in a period क्या हो रहा है बेटा? एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई on moving left to right atomic size decreases, that's why ionization enthalpy increases, ionization enthalpy increases, and effective nuclear charge also increases, and effective nuclear charge also increases। Then चलो फिर से लाइन चेंज करके लिखेंगे, the term isolated gaseous atom means
The term isolated gaseous atom means atom occurs in free state. Atom occurs in free state that is free from the crystal. Atom occurs in free state that is free from the crystal. That is free from the crystal. And ground state means atom consists no charge on it. And ground state means atom consists no charge on it. No, nahi, not, never. चले लाइन चेंज करके लिखिए. सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी is always greater than first ionization enthalpy. Second ionization enthalpy is always greater than first ionization enthalpy, because after losing one electron, क्या होगा बेटा? Effective nuclear charge on remaining electrons increases. After losing one electron, effective nuclear charge on remaining electrons increases. That's why more amount of energy is required to remove electron. That's why more amount of energy required to remove electron. More amount of energy required to remove electron. अच्छा, थर्ड वाले के बारे में क्या विचार है आपका? थर्ड सेकंड से भी ज्यादा होगा, उसका भी रीजन सेम ही देना है. एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ जाएगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको और ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी. ठीक है ना? तो ये सीक्वेंस लिख लेंगे. फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से सेकंड ज्यादा होगा, सेकंड वाले से थर्ड ज्यादा. बेटा मैक्सिमम किसका होता है? थर्ड. तो भैया मैक्सिमम किस एलिमेंट का होता है? हीलियम. और मिनिमम लिख लो इस लाइन को. मैक्सिमम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी represented by helium, ढंग से लिख, क्या लिख रहा है कचरा?
राइटिंग क्या वो भगवान से थोड़ी उतर के आती है, अपने हाथ से लिखते हैं, थोड़ा तो सऊर से लिखेगा तो बढ़िया आएगा। हाँ, मैक्सिमम किसकी होती है? ठीक है। मिनिमम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सीजीएम। मिनिमम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी रिप्रेजेंटेड बाय सीजीएम। आपको पता है कल हम बात कर रहे थे सीजीएम को सोलर पैनल में यूज किया जाता है, क्योंकि सनलाइट से मिलने वाली एनर्जी से भी इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाते हैं, मतलब थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी वो काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, अगर उसकी जगह पे मैं आयरन या जिंक प्लेटिनम को यूज करूं तो कितनी भी धूप पड़ती रहे वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं उसमें से, तो आपका सोलर पैनल काम नहीं करेगा। उसमें ऐसे एलिमेंट को सिलेक्ट किया जाता है जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी मिनिमम हो, तो थोड़ी सी हीट एनर्जी मिल जाए उसी से काम करने लगेगा। आप बोलते हैं जितने भी सोलर पैनल चल रहे हैं मार्केट में आजकल सब बायएक्टिव होते हैं। बायएक्टिव का मतलब ऊपर वाली सरफेस पे तो सनलाइट गिर रही है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और सनलाइट की वजह से प्लेट हीट हो जाएगी, उस हीट की वजह से नीचे वाली साइड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो डबल काम करते हैं। इसीलिए जो यूनिट्स बनते हैं वो पुराने वाले सोलर पैनल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हाई बनते हैं आजकल, क्योंकि वो डबल काम करते हैं, हीटिंग इफेक्ट पे भी काम कर रहे हैं और सनलाइट पे भी काम कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा तेज धूप पड़ेगी आपका उसमें उतना ज़्यादा फायदा है, उतने ज़्यादा यूनिट्स बनेंगे, प्लेट जितनी ज़्यादा गर्म होगी उतने ज़्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये आग लगा देने से बेकार हो जाएगा, फिर वो तो आग लगा दो उसके नीचे। चलो भाई, ये बात क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। वैसे आम बोलचाल में तो एंथैल्पी एनर्जी एक ही वर्ड के लिए यूज कर लेते हैं, वैसे एंथैल्पी होती है वो इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी का सम होता है, मतलब वर्कडन का और इंटरनल एनर्जी का, दोनों का जो मिला करके जो एनर्जी बनती है उसे कहते हैं एंथैल्पी। हमारे अंदर की शक्ति और काम करने की क्षमता, दोनों को मिलाकर कितना बनती है एंथैल्पी। वैसे आम बोलचाल में हम उसको एनर्जी बोलते हैं। ठीक है भाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। लिखो बेटा पहला एटॉमिक साइज। फर्स्ट वाला क्या है? एटॉमिक साइज। क्या वेरिएशन आएगा भाई? साइज जितना बड़ा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतना कम होगा, साइज जितना छोटा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतना। पक्का है ना? चलो तो लिखो फिर। लार्जर द साइज ऑफ एन एटम, लार्जर द साइज ऑफ एन एटम, lesser will be the ionization enthalpy. Larger the size of an atom, lesser will be the ionization enthalpy, and vice versa. ये वाइस वर्सा का मतलब क्या है? इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या? अगर साइज छोटा है, साइज छोटा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बड़ी होगी, ज्यादा होगी, और साइज छोटा है तो, साइज छोटा है तो अच्छा, और अगर स्मॉल साइज एटम का तब अच्छा तब भी ज्यादा होगी, और लार्जर साइज होगा तो। उमांश चौधरी बता दे भाई, हीलियम और नियॉन में किसकी ज्यादा है? क्यों? उसका छोटा साइज है ना?
लिथियम नियॉन का बड़ा साइज होता है। और लिथियम और सोडियम में रसोई बाजार के चक्कर में सोडियम का ज्यादा होगा ना, जो बड़ा है वो सही बात है, बड़ा होगा तो ज्यादा होगा, छोटों के लिए ज्यादा क्यों करना है? तो छोटों का ज्यादा, फिर तो लिथियम का होना चाहिए। लिथियम कर दो मतलब ऐसे कुछ भी कर दो जो इच्छा है। भाई ऊपर हमने सीक्वेंस क्या बताया था? HLiNaKRbCSFr। अंशुल बता बेटा, सोडियम और पोटेशियम में से किसका ज्यादा है? हैं? देख ले। और सीजियम और फ्रेंसियम में? फ्रेंसियम नीचे है। सीजियम और फ्रेंसियम में ज्यादा किसका होगा? और अभी ये लड़की कह रही थी सीजियम का सबसे कम है। जब सबसे कम है इसका मतलब उससे ज्यादा, उससे कम तो किसी का होगा ही नहीं। अभी यही तो बोला, सीजियम का सबसे कम है। पूरी टेबल में सबसे कम सीजियम और सबसे ज्यादा हीलियम है। और अब मैं कंपेयर करवाऊं सीजियम और फ्रेंसियम में किसका ज्यादा है, तभी सीजियम का ज्यादा है। तो मैंने साइज तो पूछा ही नहीं, मैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहा हूं भाई। नहीं वो आप खुद एडजस्ट कर लेना, हम तो साइज के पीछे पड़ गए ना दोगे। लिख लो भाई दूसरा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तुम बताओ भाई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो क्या फर्क पड़ेगा? पक्की बात है ना भाई। अगर न्यूक्लियस का वैलेंस सेल पे एक पक्का होल्ड है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी चाहिए। भाई ये मोबाइल मेरे सामने रखा हुआ है, यहाँ से अगर कोई इसका कवर उतार के ले जाना चाहिए, ऐसे ही ले जाएगा, वैसे सिर फोड़ देंगे उसका। न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है। और एक वो जो बाहर रखा हुआ है दरवाजे पे, उससे दूरी थोड़ी सी ज्यादा है, वहां से अगर लेके भाग भी जाएगा, मैं देख भी लूंगा फिर भी नहीं पकड़ पाऊंगा, क्योंकि वो खिड़की लेके भाग जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, जितना पास होगा, जितना ज्यादा न्यूक्लियस का फोर्स होगा। निर्देश बाबू क्या निर्देश है तुम्हारे लिए? इधर आ जाओ, उजाले में यहाँ पे सही है। तो कंफर्ट होना चाहिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकल आएंगे तो पढ़ाई हो जाएगी। क्या कहा हमने? नहीं वो कंफर्ट वाली बात नहीं कर रहा मैं, ऐसी बात कर रहा हूँ। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी, तो लिख लीजिए ग्रेटर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, greater the effective nuclear charge, greater will be first ionization enthalpy। अंशुल अलग बैठेगा बेटा। अच्छा तुमसे पूछ रहा है और तुम जवाब दे रहे हो? अच्छा अच्छा चलिए, बोल तुम ही रह गए, वो तो बोला ही नहीं, उसने जवाब दिया नहीं। होता है बेटा ऐसा कभी कभी, हम खुद ही पूछते हैं खुद ही जवाब दे रहे होते हैं, सामने वाला सिर्फ मुंह करता है बस। ग्रेटर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर विल बी द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ड्यू टू मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove electron। more amount of energy required to go। आ रहा समझ में बदल? हैं? क्या होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बताओ बराबर से।
रोक लेता भाई, बहुत हो गए। चलो तीसरा लिख लो, शील्डिंग इफेक्ट। आरती बता रही है शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। मतलब तुम लोगों ने जोड़ी बना रखी है एक हैं? कृष्णा ने अपने साथ में अंशुल रख रखा है इस बात के लिए कि तू बात करता रहा, कंटिन्यूस काम करता रहेगा, ठीक है ना। और वहां से देव रख रखा है, बीच बीच में टोंड कसता रहता है, काम चल रहा है अभी बराबर चल रहा है, सुनता रहे तू। तो एक अलग बात है, अनुष्का कुछ कहती नहीं है, बस वैसे ही सही चल रहा है सिस्टम। तो जोड़ी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी ऐसा लग रहा है मुझे। हर वाला बैठाना पड़ेगा। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है बताओ। रेजिस्टेंस इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। क्या? रेजिस्टेंस इन द force of attraction of nucleus on the valence shell electron by the inner shell electron। बीच के सेल के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को वैलेंस सेल पे पहुंचने से जो रोकते हैं ना, वो आपका शील्डिंग इफेक्ट है। इस वजह से क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्रिएट इन द वैलेंस सेल एंड पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन्स। अंदर के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पे क्या करेंगे, फिर रिपल्सन डालेंगे। रिपल्सन डालेंगे तो साइज, और साइज अगर बढ़ गया तो फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब बताओ, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा। तो देव बाबू बताइए ये रिश्ता क्या कहलाता है। शील्डिंग इफेक्ट का आयनाइजेशन एंथैल्पी के साथ में क्या रिलेशन है। इनवर्सली जितना ज्यादा शील्डिंग होगा आयनाइजेशन उतना कम होगा। तो वो ज्यादा है ये कम है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। हाँ तो देखिए, ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट, ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट larger the size of atom, greater the shielding effect, larger the size of atom। That's why क्या होगा, lesser will be ionization enthalpy। That's why lesser will be ionization enthalpy। कटियार बाबू समझ में आ रहा है। अगर शील्डिंग ज्यादा है तो बड़ा होगा, शील्डिंग ज्यादा है तो क्या बड़ा होगा। शील्डिंग अगर इफेक्ट ज्यादा है तो क्या होगा, इसमें जो बता रहे हैं आयनाइजेशन और शील्डिंग दूसरों को कौन आएगा, एटॉमिक साइज है। अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है तो साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है भाई, तो नींद आ रही है पक्का। देख देख ले भाई देव, ये मैं कह रही हूँ तू किसी और की होगी तो बोलने नहीं दूंगा, कुछ ऐसी डायलॉग है ना उसका धड़कन का, ऐसे ही ना। पता नहीं कुछ मेरे एक दोस्त सुना था रील में। चलो खैर कोई नहीं, अब बताओ आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या समझे आप। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove electron from the
अच्छा वैलेंस सेल ही क्यों, अंदर वाले क्यों नहीं? क्योंकि सबसे लूजली बाउंडेड होता है वैलेंस। जो गेट के पास बैठे होते हैं ना, उन्हें बहुत जल्दी होती है, छुट्टी होती है तुरंत निकल के भाग जाते हैं, तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता। अनुष्का बिल्कुल सो रही है, सही है, टाइम खत्म है। क्या होगा? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम फ्रॉम इट्स इज कॉल्ड। पक्का? किससे डिनोट करेंगे? डेल्टा आई एच नॉट या फिर आई ई से। अच्छा फर्स्ट और सेकंड में ज्यादा कौन? सेकंड और थर्ड में ज्यादा कौन? ऊपर से नीचे क्या चेंज आ रहा है? बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है भाई, ऊपर से नीचे साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट चलने पे अपने पूरे पीरियड में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है? नोबल गैस की। सेंटेंस नहीं सुनना है, बस रटा हुआ वही बोलना है। मैंने बोला है अपने पीरियड में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है? नोबल गैस की। और सबसे कम किसकी होती है? एल्कली मेटल्स की। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की सबसे कम होती है क्योंकि उनके वैलेंस सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर ये हट जाए तो एक सेल हट जाए पूरा, झंझट खत्म हो, छोटा साइज रह गया, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन और बढ़ गया। समझ गए? तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का सबसे कम है, और फर्स्ट में भी सबसे नीचे वाला कौन? फ्यूजियम, तो उससे भी कम, सबसे कम होगी। तो पूरे अगर पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं तो सबसे कम एल्कली मेटल, सबसे ज्यादा नोबल गैस। लेफ्ट टू राइट चलने पर बढ़ रही है, पहले टॉप टू बॉटम चलने पर तो देखो यहां से यहां बढ़ रही थी, इधर से इधर चले तो बढ़ रही है, ऊपर से नीचे गए तो और घट रही है। मतलब आप इस रास्ते से आ जाओ, आपको ऑर्डर समझ में आ जाएगा। यही आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी को पहले पहाड़ पे चढ़ाओ, फिर टर्न लेकर के आगे जाओ। इधर से ऐसे चलेंगे तो बढ़ रही है वैल्यू, फिर ऐसे गए तो हम पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, ये कोई पीरियोडिक टेबल है। यहाँ से ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगी, इधर से इधर जाएंगे तो और बढ़ेगी। अगर हमें कहीं 4-5 एलिमेंट दे दिए और उसको सीक्वेंस में अरेंज करना है तो फिर क्या याद होनी चाहिए आपको? पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन। अगर आपको पोजीशन याद है तो आप उसके अकॉर्डिंग बता दोगे कि ऊपर से नीचे है कि लेफ्ट टू राइट है। ऊपर से नीचे वाला होगा तो कम हो रहा है, लेफ्ट टू राइट वाला है तो बढ़ रहा है। मैंने पूछा कार्बन और ऑक्सीजन फ्लोरीन सबसे कम कौन है? कार्बन, क्योंकि इधर चलने पर बढ़ रहा है। कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। कार्बन सबसे कम है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा है। और मैं बात करूं कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो सबसे कम कौन है फिर? जर्मेनियम उससे भी नीचे भाई साहब। नीचे से ऊपर चल रहे हैं तो बढ़ेगी, ऊपर से नीचे चलेगी तो घट जाएगी। इसका मतलब नीचे वाला सबसे कम जो है। अब मैं सबको एक साथ ले लूं, जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अब जर्मेनियम से जाओ, फ्लोरीन तक पहुंच जाओ, सीधा सीक्वेंस। तो इसीलिए मैंने आपको कई बार बोला और बोलता रहूंगा, पीरियोडिक टेबल की इमेज आपके ब्रेन में होनी चाहिए। एलिमेंट की पोजीशन आपको रटी हुई होनी चाहिए, कौन सा एलिमेंट कहाँ है, सारी प्रॉपर्टी, सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके फिंगर टिप से दौड़ेगी, गारंटी इस बात। और अगर आपने टेबल याद नहीं करी तो कितने भी अच्छे टीचर पे जाके पढ़ लो, आप इनऑर्गेनिक को याद नहीं कर पाओगे। केमिस्ट्री रटी भी तब जाती है जब समझ में आ जाए। समझे? समझने के लिए आपको टेबल याद करनी पड़ेगी। मैंने बोला था 10 बार लिख के देखनी है। ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने अभी तक लिख ली? बस एक। तो क्या भाई कसम खा रखी कि मास्टर तेरी बात नहीं सुननी है? हम ढपोलसन रहेंगे तो रहेंगे भाई। करो यार काम, ऐसे थोड़ी ना। ठीक है, याद करो टेबल को, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी हर बार कोई ऊपर नीचे लेफ्ट टू राइट चलेगी। क्या लिखा है हमने लास्ट? क्या होता है? अरे मैं तो पूछा ही नहीं कि साइज और सील्डिंग का रिलेशन क्या है।
मैंने पूछा शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? अच्छा वर्ड नहीं है तेरे पास, कॉन्सेप्ट पता है क्या होता है शील्डिंग? तो मैं अंग्रेजी में पूछूं, हिंदी में पूछूं, हिंदी में बता देगा क्या है? भाई टॉपिक अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो हम उसे अपनी लैंग्वेज में लिख के भी कर सकते हैं। क्या होता है शील्डिंग? ये बीच में न्यूक्लियस है, ये वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के बीच में बहुत सारे सेल हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो ये जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन हैं तो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को वैलेंस सेल पे नहीं पहुंचने देते, इसी को कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो इनर सेल इलेक्ट्रॉन के थ्रू वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को रोकना ही शील्डिंग है। जब ये अट्रैक्शन रुक जाएगा तो फिर वो आपस में रिपल्सन क्रिएट कर लेंगे और उस रिपल्सन से साइज एक्सपेंड हो जाएगा। समझ में आया आपको? और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बताओ? हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस सेल। आप ऐसे समझो कि मैं न्यूक्लियस हूं, ये बहुत सारे शेल हैं बीच में, इतना सारा स्टेरिक इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, बीच में इतना शील्डिंग इफेक्ट डाल रहे हैं, फिर भी मेरा अट्रैक्शन लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे है। ये हमारा पेनिट्रेशन इफेक्ट है, मतलब ये हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। और अगर मैं सिर्फ इन्हीं को पढ़ाता हूँ, बहुत सारे टीचर क्या करते हैं क्लास में पढ़ाते हैं सिर्फ आगे वाले बच्चों से बात करते हैं, पीछे वालों से भी मतलब नहीं होता है। आप देखिए बहुत सारे ऐसे होते हैं सिर्फ इन्हीं से बात करेंगे, इन्हीं से क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा लगता है सिर्फ इनको पढ़ाने आते हैं, पीछे वाले बैठ कर देख रहे होते हैं ये चल क्या रहा है, हमारा भी नंबर आएगा कभी। तो समझो कि बीच में शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा काम कर रहा है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वैलेंस सेल पे पहुंच ही नहीं रहा। क्या टाइम हो गया क्या? हाँ से कपड़े घरी करने लगे सब बोरिया बिस्तर। समझ में आ गया? आयनाइजेशन एंथैल्पी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा एग्जाम के लिए, हिंट इतनी दी जाती है, इससे ज्यादा नहीं।